नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन जल रहा है, विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है, पेट्रोलियम पदार्थों के रेट आसमान छूने लगे हैं। चीन हमारे हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान ऐसे राष्ट्रों को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। वहाँ तैयारी कर रहा है कि कभी ऐसी स्थिति बने तो भारत को चारों तरफ से वो कैसे दबोचे। इसी बीच में एक नया मुद्दा हमारे सामने आ जाता है, कश्मीर फाइल। ऐसा लगता है कि सारे राजनेताओं को उनकी सियासी तशनगी बुझाने के लिए एक किसी फिल्मकार ने कश्मीर फाइल दे दिया तो कश्मीर फाइल खेलना शुरू कर दिया। कई बार दिमाग में बात आती है कि इतने मसाइल हैं दुनिया में, इतने मसाइल भारत में हैं, क्या वो सारे कुछ भूल गए? क्या सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है आज की तारीख में जिस पे हम चर्चा करें और जिस पे यहाँ तक बात चली जाए कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगे? क्या ये बात फिर से वो साबित होने लगती है कि जिस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाने लगा था, मीडिया में बैठे हुए लोगों को सिर्फ इस समय यूक्रेन रूस के बाद अगर कोई मुद्दा मिलता है तो कश्मीर फाइल को लेकर के आपस में बहस मुबाहिसा यही एक मुद्दा रह गया है। और फिर जब एक मौलाना कोई राजौरी में जम्मू कश्मीर में किसी बात को कहते हैं तो फिर यूक्रेन से फिर वापस लौट आते हैं। ये सारी बातें जब होती है तो मन में एक प्रश्न कौंधता है, जो आम आदमी उसके मन में, जो पढ़ा लिखा है उसके मन में, कि आखिर इसी मुद्दे पर इतनी चर्चा अभी क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या हकीकत में जो कुछ हुआ था जम्मू कश्मीर में उस वक्त 90 के दशक में, वो आज भी उस पर चर्चा इतनी ज़्यादा संजीदगी से करने की ज़रूरत है कि पूरा माहौल ही बिगड़ जाए? इसी विषय पर आज मन हुआ कि हम भी चर्चा करें। तो बहुत दिन बाद, चूँकि लगभग 2 वर्ष हम लोगों ने कोरोना काल का जो बिताया है, तो पास में बैठने में भी ज़रा डर लग रहा था, इसलिए गूगल मीट पे कुछ कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन वो मज़ा नहीं आता था जब तक आमने सामने बैठ करके आंखों में आंखें मिला के बात न की जाए। तो ऐसे लगता है कि बस संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं वाली स्थिति रहती है, चिट्ठियों वाली बात। तो आज हम बहुत दिन बाद स्टूडियो में अपने साथ कुछ शख्सियतों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए हैं। पहले उनका तवारुफ करा दूँ, आप जानते सबको हैं, फिर भी एक औपचारिकता वो पूरी कर देता हूँ। हमारे बगल श्री वी.के. धर साहब बैठे हैं, ये एक अच्छे वक्ता के रूप में, और किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ है आपकी। और बड़ी बात यह है कि आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। अलग बात है कि आप पहले आ गए थे, आपके पूर्वज, लेकिन आज भी आपके बहुत सारे रिश्तेदार कश्मीर में, वहाँ से ये कह सकते हैं कि जला वतन हुए थे, अभी दिल्ली में और आसपास में रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का हाल आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलते जुलते रहते हैं उस विषय में। और उस तरफ हमारे साथ दूसरे फ्रेम में आपको नज़र आ रहे होंगे मनोज पराशर जी, जो 91-92 में एक एकता यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी। उस समय मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस एकता यात्रा में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, तमाम शख्सियतों को देश से एकत्रित करके श्रीनगर ले जाया गया था। और लाल चौक पर इन लोगों ने जब झंडा फहराया था, मुझे आज भी स्मरण है कि उसमें लकीराम अग्रवाल जी भी गए थे। और वो जब आए थे वहाँ से लौट के, तो कोरबा में उन्होंने संस्मरण सुनाया था और हम लोगों ने भी बैठ करके सुना था, मीडिया के लोग भी उसमें थे। और जिस तरह से उन्होंने उसका वृत्तांत सुनाया था, ऐसे लग रहा था कि किसी और देश की वो बात कर रहे हैं। उस समय के जो हालात थे वो मुझे याद हैं। और किनारे में बैठे हैं हाजी यूनुस मेमन जी, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है। और हाजी हैं, मुस्लिम है, उसके बावजूद सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आपका आदर स्पष्ट दिखाई देता है। आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दर साहब, बात में आपसे ही शुरू करता हूँ। कश्मीर फाइल को देख करके मैं देखता हूँ मीडिया में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को भी बैठाया जाता है, उसके डायरेक्टर को बैठाया जाता है, विवेक अग्निहोत्री क्या है उनको, और भी कलाकार हैं उनको, और उनके सामने जब बातचीत आमना सामना उनका कराया जाता है तो कश्मीरी पंडित कभी रोने लगते हैं, कभी तालियां बजती हैं। वो दृश्य जो दिखाई देता है, उसको देखने के बाद आपके मन में क्या चलता है? देखिए, मैं एक बात तो पहले ही बता दूं कि मैंने वो पिक्चर नहीं देखी जी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं देखने गया तो मैं बहुत गुस्से में आ गया। कहानी शुरू से पता है। मेरे अपने 2 रिश्तेदार को गोली से मार दिया गया था, और हालत ये थी कि वो सिर्फ वहाँ से जो अस्थियाँ हैं जी, वो लेके ही निकल पाए, और कुछ भी उनको ले जाने नहीं दिया गया। वो लेके फिर जम्मू आए, जम्मू से फिर दिल्ली आए, फिर जो हम लोगों ने मदद की। जबकि मेरा एक भाई उस समय
एसपी था श्रीनगर में और एक भाई जम्मू में डीआईजी था, और वो दोनों भी पहुंचे लेकिन कुछ कर नहीं पाए सिवाय इसके कि वो अस्थियां वहां से, क्योंकि अस्थि हमारे हिंदू धर्म में उठा के उसको प्रवाह करना एक बहुत ही पुण्य का काम और एक आवश्यक काम माना जाता है जी। तो इसलिए मैं तो पिक्चर नहीं देखने गया, मेरे को बहुत बोला सब, मेरी पत्नी देखा ही लेकिन मैंने मना कर दी, मैं नहीं देखूंगा। बाकी जब कहानियाँ इसका मैं आपको बता देता हूँ, 1987-88 में हमारा कुछ वहाँ ज़मीन का और मकान का कुछ वहाँ चल रहा था, तो हम लोग गए थे मैं, और तब वहाँ पे मैंने पहली बार वो माहौल देखा था कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। और ये तब आप मानिए कि वहाँ तब बहुत जगह टीवी बहुत सारे नहीं हुआ करते थे, तो कई लोग जो है घर के बाहर टीवी रख लिया और 10, 20, 50 लोग बैठ के देख रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं। ये मैं 87-88 का माहौल आपको बता रहा हूँ, और मेरे पास समय बहुत होता है, ज़मीन जायदाद के मसले होते हैं, समय बहुत होता है उसमें, तो मैं पूरे श्रीनगर में पैदल ही घूमता था और वो देख देख के हैरान होता था। हालांकि हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूँ, मैं बहुत मुखर हूँ, लेकिन वहाँ मेरे को पता था कि मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। तो माहौल तो बन गया था, ये लग भी रहा था कि ये हम भारत में नहीं है कम से कम जी, ये तो लग रहा था। और मेरे जो रिश्तेदार जो थे वहाँ पे, लेकिन उनमें से किसी के दिमाग में उस समय ये डर नहीं था कि हम भगा दिए जाएंगे या हम अब यहाँ 2 साल बाद या 2.5 साल बाद हम रह नहीं पाएंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी आंखों देखी। उसके बाद जब ये सब काम हुआ और जब वहाँ से भाग भाग के हमारे रिश्तेदार आए, तो वो ये बताते थे कि 4-5 दिन पहले, 19 जनवरी को शुरू हुआ था 90 में, 4-5 दिन पहले से मस्जिदों से वहाँ से फ़ोन आते थे कि आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि हिंदुओं, भट्ट बोलते हैं, भट्ट मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, विशेषज्ञ हो, जैसे भोजन भट्ट आप समझते होंगे, तो वैसे हम लोगों को भट्ट बोला जाता था, ज्ञान भट्ट, सब चीज़ के ज्ञानी हैं। तो भट्ट जो है वो लोग अपनी औरतों को छोड़ जाओ और अपनी जान लेके निकल जाओ, या रिलियो गलियो मिलियो, मतलब या तो मर जाओ या मिल जाओ या भाग जाओ जी, धर्म परिवर्तन कर लो, कश्मीर छोड़ दो या जान गंवाओ जी। तो ये माहौल था, इसलिए आज उसको दिखाने की, और ट्रेजेडी ये है कि भारत में रहते हुए सब रिफ्यूजी हो गए, किसी पार्टी ने सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी ने उनकी कोई मदद नहीं करी जी। करते गए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए था। खुल के जो सामने आई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी। जी जी जी। और मतलब कुल मिलाकर पिक्चर से पंडित खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग कर रही है या उनकी सरकार है। पिक्चर से खुश ये है कि एक बात जो 30-32 साल से दबी हुई थी वो सामने आ गई। मतलब इसमें आप आतंकवादियों को मानते हैं कि पूरा मुसलमान कौम वहाँ की जो है उस समय तो सारे मुसलमान। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हम 4 लोग बैठे हैं, ये अगर मेरे को मारने लगे और आप दोनों चुप बैठे रहे तो मैं क्या मानूंगा उसको जी। आप भले आप भयभस भी होता है, भयभस भी होता है। मैं बोल तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आगे कर लेते हैं लोगों को, गांव वालों को, मेरा कहना है कि हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आप करना भी चाहते हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, तो आप साथी माने जाओ। तो दोनों किंकर विमूढ़ थे। कश्मीरी पंडित भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो भी कश्मीरी पंडित तो देखिए कभी भी नहीं था ऐसा कि वो आक्रामक रहे। वो हमेशा टीचर था, नौकरी करता था जी जी। या बहुत कम लोग कुछ धंधा करते थे, लेकिन उस समय के सब मुसलमान, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक शामिल थे, वो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल थे। बाद में धीरे धीरे खुलती गई, भेद खुलते गए। नहीं वे सब नहीं कह रहे, सब नहीं थे तो बोले क्यों नहीं, हमको मरने का डर था। तो ये करते करते धीरे धीरे फिर, लेकिन ये है कि वो माहौल वही था 100%। जी जी। मनोज भाई, जिस समय आप लोगों की एकता यात्रा वहाँ गई थी, उस समय मैं सांध्य समाचार में बैठा करता था, इवनिंग पेपर था, तो सारी कहानियाँ उस समय तो अखबार में लिखने के लिए फिर वो बैठ के टीवी भी इतनी खबरें नहीं आती थी, रेडियो भी खबरें आती थी, उसी को बढ़ा चढ़ा के हम लोग अपने हिसाब से हेडिंग वोडिंग लगा के छापा करते थे। कुछ तो चीज़ें लिखा करते थे, याद है। आप वहाँ गए थे, उस समय जो हालात था, जो बताया मैंने शुरू में कि लखीराम अग्रवाल जी ने संस्मरण जो सुनाया था, ऐसे लग रहा था कि किसी और देश में गए थे वो। ये जो स्थिति थी उस समय जब आप गए थे और आज ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है आपको? उस समय कम था, अभी ज़्यादा है, या अभी ज़्यादा बताया जा रहा है, उस समय कम दिखता था? ऐसा नहीं लगता
चलचित्र में जो बनाया जाता है 3 घंटे की पिक्चर में सारी कुछ दिखाना है, एक विषय वस्तु दिखाने के हिसाब से अपना पिक्चराइजेशन करते हैं। लेकिन दहशत का माहौल तो उस समय था। हम लोग जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके आह्वान पर पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता श्रीनगर लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए निकले थे। तो यहाँ से अपने बिलासपुर जिला था उस समय, यहाँ से 2 बस में हम लोग यहाँ से रवाना हुए थे और जम्मू पहुँचने से पहले आखिरी पड़ाव हम लोग का था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से जब हम लोग निकल रहे थे, सवेरे सवेरे निकलते थे शाम, तो वहाँ से ऐसा दहशत का माहौल था कि कहीं भी आतंकवादी घटना हो सकती है। और ऐसा कुछ जानकारी भी सुनने में भी आ रही थी कि कुछ बसों पर हमला हुआ, और संयोग से ऐसा हुआ कि हम जो बस आगे पहुँचे थे, हमारे पीछे वाली बस पर भी गोली चली थी। तो मतलब ये दहशत का माहौल उस समय, आतंकवाद और ये कहाँ से क्या आते हैं, ये जैसे बोलते हैं ना, मुस्लिम समाज या किसी भी समाज का नाम आता है, इसमें बड़ा कारण अशिक्षा लगती है। और वहाँ पे जैसे हम लोग जम्मू में जब पहुँचे, तो जम्मू में हर परिवार ने अपने घरों में हम लोग को जगह दी और यो सम्मान, अतिथि का सम्मान दिया, वो उनके प्रेम दिया कि किसी तरह कोई आए हैं हम लोग के बीच, हम लोग के हित चिंतक आए हैं, ऐसा मानकर जो सम्मान दिया। जैसे हम लोग घर में अपने परिचित दामाद और परिवार के लोग आते हैं, खाना पीना व्यवस्था रहना अपने अपने घरों में ठहराए थे लोग, कहीं हम लोग शरणार्थी की तरह नहीं रहे थे, ना होटल में, ना किसी होटल में ठहरे थे। और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को एक हेलीकॉप्टर से हम लोग को जम्मू से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये उस समय का आतंक का माहौल था, इसीलिए शासन ने मुरली मनोहर जोशी जी को सिर्फ, और उनके साथ 2-3 लोग गए थे, और जो जाके वहाँ लाल चौक पे झंडा फहराए, और वैसे उनको वापस कर दिया। पूरी जनता को जाने की, मतलब भारत का हिस्सा, जैसा धर साहब ने बताया कि ये भारत का ही हिस्सा है, ऐसा महसूस नहीं हुआ। जैसे पूर्व में ही अभी जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से जो आधार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के थे, उस समय तो वहाँ पे प्रवेश के लिए जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट और वीज़ा लगता था, जिसको तोड़ने के लिए ही केंद्र सरकार में मंत्री पद छोड़कर एक नया संगठन तैयार करके वो आंदोलन करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हुई। और आज जो अभी कश्मीर फाइल्स का जो चलन हुआ, जिससे आम लोगों की, मतलब पूरे देश में हर उस समय चर्चाएं, वहाँ से जो लोग आए थे उन्होंने बताया, तो ऐसा लगता था कि भाजपा ही है, इसलिए वो खिलाफत पे बोल रहे हैं। और कश्मीर फाइल्स को देखकर हर खासो आम इस चीज को महसूस कर रहा है। और आज जो वातावरण जबरदस्ती फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, एक बहुत बड़े चिंतनीय प्रश्न है भाई साहब, कि पाकिस्तान है तो भारत से अलग हुआ, एक बंटवारे के रूप में पाकिस्तान बना, था तो पूरा भारत। ऐसा क्या और किस साजिश के तहत ऐसा होने लगा कि पाकिस्तान अलग होते ही भारत को ही दुश्मन मानने लगा। कश्मीर के घाटियों में जो गोलीबारी होती रहती है, गाहे बगाहे और आतंकवादी जो घटनाएं होती है, क्या मुस्लिम उसमें नहीं मारे जाते? और धर्म के नाम पर ये जो बहस होती है, उसमें सीमा पर कितने किसान जो मुस्लिम है नहीं मारे जाते? ये कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार हैं पाकिस्तान के लोग, और इस जमात के लोग, कुछ लोगों को जो अशिक्षा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से आर्थिक लाभ और किराए में, क्योंकि उनको जो बिना पढ़े लिखे लंबी चौड़ी राशि मिल जाती है, इसके लिए वो आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, शॉर्टकट में बिना पढ़े लिखे। जो IAS IPS की तनख्वाह है, कि डॉक्टर की तनख्वाह के बराबर उनको मिल जाए, तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं।
जी, मतलब वो पाकिस्तान टीवी प्रायोजित में भी दिखा रहा था यही कश्मीर फाइल्स के बाद जी कि एक आतंकवादी क्या जो सब पकड़ाया था, क्या भट्ट क्या था, जिससे पूछा गया कितने को मारा आपने, जी 12 बोला, लगभग 20 मारे, हो सकता है 20 मारे, बिट्टा कराटे, बिट्टा कराटे और नेशनल टीवी पे हमारे हाँ, लिए हाँ। इससे शर्मनाक बात नहीं हो और सकती। उसके बाद वो बोलता है कि आपने अपने से मारा क्या, मेरे को ऊपर से जो निर्देश मिले उसके अंतर्गत मारा। जी इसका मतलब क्या है, ये कठपुतलियां बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे जो प्रकरण हैं, जी। जैसे हिजाब प्रकरण शुरू हो गया, जी ये अपने देश में धर्म की आजादी सभी को है, किसी की कभी धर्म स्थल को बंद किया जा रहा है क्या? जी कहीं किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाने पर किसी को प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है, हर धर्म करने के लिए कि सबको आजादी है। जी लेकिन वो जबरदस्ती से ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र। आज कश्मीर अगर शांत रहता शुरुआत से, जी तो कश्मीर सोने की चिड़िया कहलाने के लायक थी। उसको और स्वर्गीय कहा जाता है उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जी पर्यटन के मामले से ही अकेले वहाँ के मुस्लिम भी और पूरा देश जी बहुत बड़े अर्थव्यवस्था में भारत का नाम ऊंचा होता। जी इसी अशांति को, भारत को, लेकिन ये चीज मनोज भाई अब कहाँ समझ में आ रही है। अब आप यूनुस भाई की तरफ बढ़ता हूँ। यूनुस भाई वही उसी तरफ जा रहा था कि वातावरण जिस तरह का बन रहा है अभी, जिन लोगों की मौत हो गई वापस नहीं लौटेंगे। आंकड़ा आता है ना कि 219 लोग मरे थे, ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आंकड़ा आता है। लेकिन वो कोई एक है ना आपका पाणुन कश्मीर संगठन है कोई, जो बताते हैं कि 1341 लोगों की हत्या हुई थी कश्मीरियों की। तो हो सकता है आंकड़े में कुछ कहीं आगे पीछे हो। आज जो स्थिति बन रही है कि खबर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान बाबर वो प्रचार करता है, योगी जी जीतते हैं, वहाँ भाजपा जीतती है तो मिठाई बांटता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक मौलवी राजौरी में खड़े होकर के बोलते हैं कि हमने तो 800 साल राज किया है, ये हमको वो कोई नहीं मिटा सका तो हम इनको मिटा के दिखाएंगे। इस तरह का जो भाव आ रहा है, ये पिक्चर जो आई है, इसके बाद लगता नहीं कि इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। ये समझने की जरूरत है पूरे देश को। आपका कहना बहुत सही है अनिल जी, पहले भी हम इस बारे में यहाँ चर्चा करते आए हैं। हम उस मुल्क में, उस देश में, उस वतन में रहते हैं कि जिसकी मिट्टी की इज्जत करना, उसका एहतराम करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। जहाँ तक मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ जी वो थोड़ी सी बात आगे जाएगी। जैसे मनोज भाई ने कहा या दर साहब ने कहा, हर बार एक चीज़ ये आई, एक शब्द है आतंकवादी जी। और एक आतंकवादी जो होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, उसका कोई घर द्वार जमात समाज नहीं होता, उसकी कोई उम्र नहीं होती। एक आतंकवादी बनता है इस बात से, उसको मालूम है कि जब तक वो चला सकता है वो पिस्टल चलाएगा और किसी ने एक गोली आएगी उसका हिसाब कर देगा। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करके आपको नहीं लगता कि हम समय खराब कर देते हैं? सच्चाई है कि समय खराब कर देते हैं। हो ये रहा है कि धर्म आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बिकाऊ आइटम बन गया, खासकर जो अशिक्षित हैं और जो गरीब हैं। इनके दिलों में जब तक ये धर्म की आग भड़कती रहेगी, आप ये जान लीजिए कि राजनीति उस पर रोटियां सेकती रहेगी। कश्मीर को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, नक्सलवाद के लिए क्या स्थिति है? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, वीरप्पन को 24 घंटे में मार दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसी वीरप्पन से बहुत परेशान थी ना गवर्नमेंट। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उसने कहा हम 24 घंटे में मार देंगे, और 24 घंटे में मार दिया। क्यों? आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए थी और आपने वीरप्पन को उड़ा दिया। नक्सलवाद के बारे में भी यही कहा जाता है। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। नस्ले आदम का खून है, आखिर जब भी बहेगा लाज ही बहेगा। दर्द आपको भी होगा, दर्द मुझको भी होगा। आप और हम साथ में रहते हैं यहाँ पर, जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा मुझको है। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम आतंकवादी हैं। एक बार कहने से पहले ये तो सोच लीजिए कि हम मुसलमान हैं। हर मुसलमान आतंकवादी तो नहीं हो सकता ना। आप आतंकवादियों को आतंकवादियों के तौर पर गिनिए। राजौरी में उस मुसलमान ने कहा और उसको अगर गोली मार दी गई तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। उसने गलत कहा, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात से कभी भी इस बात का सहमत नहीं हूँ कि गलत को गलत ना कहा जाए और सही का साथ ना दिया जाए। मगर सवाल ये है कि कश्मीर फाइल्स बना करके क्या आज उसकी प्रासंगिकता है? ऐसी कितनी फाइलें बनेंगी फिर? अब मुद्दे से थोड़ा सा हटते हैं। भी बनाओ,
हाँ, सब आएगा। 54 पे भी बनाओ। सब पे बनेगा सर। मैं कहता हूँ कि अगर बनाना ही था आपको तो आपको कोरोना काल में मरी हुई मौतों पर फाइल बना लेनी। सड़कों पर गर्भवती औरतें तड़प तड़प कर जान देती रहेगी, भूखे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, पैरों में से खून निकलता रहा और औरतें चलती रहीं। आपको फाइल बनानी थी, वहां बनानी थी। उसके तो सबके के सारे आंकड़े आप तक मौजूद थे ना। कोई बाइफिकेशन नहीं करना था, कोई चीज को बनाना नहीं था। वो चीजें जो कुछ हुई उसको संकलित करके आपको दिखा देना था। आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कोरोना की फाइल बना सकें। क्यों? आज कहते हैं लोग कि भाई टैक्स फ्री कर दिया जाए। मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर सवाल ये है कि पैसा कमाया किसने, और इस कश्मीर फाइल से जितना पैसा उसके बनाने वाले को मिला, उनमें से कितना पैसा कश्मीर के पंडितों को मिला? नहीं मिला ना। आप व्यावसायिकता को धर्म से, मजहब से, समाज से अलग करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी सोच किस हद तक सार्थक है, किस हद तक सजीव है, किस हद तक सटीक है। कश्मीर फाइल्स को हम इस लिहाज से देखें, जुल्म हुआ, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। जुल्म किसी पर भी होगा वो बुरा ही होगा, और जिसने आज किसी के साथ बुरा किया है कल उसको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। ये कश्मीर जिसके लिए मौलाना रूम ने कहा जमी अस्तो जमी अस्तो जमी अस्तो, दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो इसी कश्मीर में है। क्यों कहा और किसने कहा था? वो भी तो कहने वाला मुस्लिम ही था। क्यों कहा था उसने? और आज देखिए कश्मीर में अगर स्थितियां बिगड़ी हैं, आर्थिक स्थितियां खराब हुई, तो परेशान कौन है? यही मुस्लिम कौम ही ना, क्योंकि 95% कौम तो मुस्लिम कौम ही है। सबसे ज्यादा परेशान तो वही लोग हैं। तो मैं मेरा घर क्यों उजाड़ना चाहूंगा? जैसा कि दर साहब ने कहा और मनोज भाई ने कहा, अशिक्षा बहुत बड़ी देर में है, और दूसरा बेरोजगारी। यही बेरोजगारी ने कश्मीर को इस महाने पर लाके खड़ा कर दिया। मैं किसी सरकार पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि वहाँ रोजगार दिए जाने के लिए अगर सही प्रयास किए गए होते तो शायद ये स्थितियाँ नहीं बनती। क्योंकि एक आदमी जो कमा रहा होता है वो छोटे या बड़ी के लिए गुनाह नहीं करना चाहता। और जैसा कि ये कहा गया अभी कि भाई एक आतंकवादी को इतने पैसे मिलते हैं कि एक डॉक्टर या एक IAS क्या कमाएगा? इसलिए है ना क्योंकि वो किसी काम से लगा ही हुआ नहीं है। और जैसा कि ये कहा गया कि भाई आपने 12 को मारा, आपने 20 को मारा, उसके लिए गिनती का कोई मतलब ही नहीं। उसको तो इस बात से मतलब था कि मेरे को एक टास्क दिया गया है एंड दैट इज टू बी कंप्लीटेड बाय ऑल मींस, और उसके एवज में पैसा मिलना उसको। सीधी बात है। एक बात मैं कई बार मेरे दिमाग में इस तरह की बातें आती है, आप लोगों से चर्चा करना है तो भी थोड़ी देर में शांति से सोच रहा था। हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कुरान में भी उसमें भी जिक्र है कि मोहम्मद साहब के नवासों के साथ भी एक युद्ध हुआ था। उसको बड़े एहतराम से हम पढ़ते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं उसको कि हाँ भाई ये हमारे पूर्वजों ने। अब उसमें देव दैत्य इब्लीस और ये सब बातें आती हैं। क्या इस फिल्म को बना करके एक आईना दिखाने की जो कोशिश हुई थी, जिस रूप में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो तरीका गलत हो सकता है कि आप एक धर्म विशेष के लोग उसको पसंद करें, धर्म के विशेष के लोग उसकी आलोचना करें, और एक व्यक्ति उसमें पैसे कमाने की दृष्टि से अपना सारा काम करता रहे। ये भी है कि दिशा थोड़ी दूसरी हो जाएगी, क्योंकि एक प्रदेश के एक सूबे के मुखिया ने कहा ना कि यूट्यूब पे डाल दो अगर आपको ऐसा करना है तो, पूरा देश देखे, फ्री में देखे। आप क्यों टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं? सारे पैसे तो लेके जाएगा। फिर उसमें उनका भी अपनी तरह का तर्क है अग्निहोत्री का, वो दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन मूल मेरे दिमाग में बात आती है कि जब हम उन इतिहास के बहुत सारे पन्ने हैं जिसको हम कहते हैं स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, इसको भी अगर हम ये मान करके देखते हैं, सिर्फ ये मान करके कि सच है लेकिन कभी था, आज अगर हम उसका विभत्स रूप सामने लाएंगे तो हमारे बीच में जो प्रेम बढ़ रहा है उसमें कहीं खटास पैदा होगी। इसका भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आज की तारीख। बिल्कुल बहुत जरूरी। मैंने इसलिए कहा ना कि देखिए वो जो कुछ हुआ उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, और मैं समझता हूँ एक इंसान के तौर पर उससे बुरी स्थिति कुछ नहीं। मगर सवाल है कि क्या उसको इस तरीके से उसका फिल्मांकन करना कितना प्रासंगिक है। जी आज ये अंदाजा कर लीजिए कि 1990 की वो फिल्म आज 1984 की फाइल बना दी जाए, हम कहाँ खड़े रह पाएंगे? हम कहाँ खड़े रह पाएंगे? बताइए हम कहाँ खड़े रह पाएंगे? जी बात आपकी सब सही है कि किसी भी समस्याओं को बार बार सिर्फ देखने भर से ही समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन वो बात जो शुरू से कही जा रही है, मुस्लिम धर्म में जैसे आपने कहा ना, अशिक्षा और बेरोजगारी अधिक है। कारण क्या है? आप
आम जो जैसे इंदिरा गांधी के समय में परिवार नियोजन और ये सब शुरू हुए, वो ठीक है, वो थोड़ा थोड़ी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। उसमें बाकी जी, सब धर्मों जी। के लोगों ने उसको स्वीकारा कि अपने देश की बात है। अशिक्षा यहाँ भी है। आप अनुसूचित जाति जनजाति में कम अशिक्षा है क्या? तो शिक्षा का परसेंटेज है ना ग्रामीण वैसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज में। देखिए, अगर आप नसबंदी की बात कर जी, रहे हैं जी। या इसकी बात कर रहे हैं ना, तो जी। आपको आज आप बता दूं मैं, जी। आज कायदे से ईमानदारी से जनगणना करा दी जाए तो हम कम हो जाएंगे, आप ज्यादा हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी स्थितियाँ देखिए, हमारे यहाँ तो स्थिति ऐसी देखिए, शिक्षा भी बढ़ी है और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, पहले की तुलना में बढ़ी है। मैं और मेरे दो, अब तो स्थिति हो गई मैं और मेरा, बात खत्म। जी, नहीं वो सब जगह है, वो सब जगह हो गया। वो सब जगह है। जो है पढ़ा जो लिखा अशिक्षित परिवार जी। है, उन्हीं में सारा ये दोष है। चलिए आदिवासियों में बात हो रही हो, विषय थोड़ा सा बात हो रही हो, चाहे मुस्लिमों में, देखिए, जहाँ अशिक्षा है वहाँ जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा हाथ सही होगा बात है। कमाई के लाएगा। पक्की बात तो है। जो पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता, मजदूरी कराना है, तो उसके जितने हाथ रहेंगे जी जी उतने जी रोजगार चलिए हम इस पर आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। धर साहब, जो स्थिति अभी बन रही है, जो कहा जाता है ना कि सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी रिवायतें हैं। जरूरी नहीं कि सबका एक ही तरह का नजरिया हो। हमारे देश में आज भी बहुसंख्यक लोग इस तरह के बीती ताही विसार दे आगे की सुधिले हो, ये भाव तो रहता है मन में कि चलो हमारे पूर्वजों ने गलती की, हम वो गलती न करें। वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह से जीवन जीने वाला हो। ये भाव अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता है हम प्रगति करते हैं। और पुरानी चीज़ों को लेके लकीर के फकीर बने रहें कि पहले तो हरिजनों को बहुत तक सताया जाता था, सवर्णों ने बहुत सताया, तो हरिजन उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो जो गलती सवर्णों ने की वही गलती वो भी करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें सबके ऊपर लागू होती हैं। क्या आज की तारीख में ये समझने की जरूरत नहीं है? जब आपका पड़ोसी मुल्क इमरान, जो वहाँ का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि देखिए उनकी नीति अच्छी थी, हम एक साथ आज़ाद हुए, वो आगे बढ़ रहे हैं, हम यहीं के यहीं रह गए, तो वही हमको एक सबक दे रहा है कि अगर गलती कर रहे हो तो सोचो कि आप बढ़ रहे हो, कहीं आपके पाँव में ये जंजीर न बन जाए जो पाकिस्तान के साथ है। तो ये चीज़ें भी तो लोगों को समझने की देखिए, ये जितने इस्लामी देश हैं जो कि कट्टरवाद में गए हैं, जी, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सीरिया वगैरह, ये सोमालिया, ये वो नीचे जा रहे हैं। जी अभी वही पड़ोस में इस तरह बांग्लादेश है ना, जी, बांग्लादेश में इंडस्ट्री इतनी ऊपर उठ गई है, उतना ठीक है, कट्टरवाद नहीं है वहाँ। हाँ है, कट्टरवाद है वहाँ, उतना नहीं जितना है, पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जितना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का एक एजेंडा है सिर्फ, चाहे वहाँ पॉलिटिशियंस का हो चाहे जनता का हो, भारत जो है हमारा विरोधी जी, दुश्मन है, ठीक है ना। बांग्लादेश में नहीं है, तो इंडोनेशिया में चले जाइए आप, मलेशिया चले जाइए, या पूरा गल्फ कंट्रीज आप देख लीजिए, कट्टरवाद नहीं है। सऊदी अरब में है उनका अपना कट्टर, भाई मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं नहीं मानूंगा दूसरी चीज, लेकिन आप अपना काम कर सकते हैं, वो कट्टरवाद नहीं है जी। कट्टरवाद ये है कि ना तो मैं मानूंगा ना तेरे को करने दूंगा। तो वो कट्टरवाद जहाँ जहाँ है वहाँ पे तबाही आ रही है, और ये कट्टरवाद को ही खत्म करना है। कश्मीर में कट्टरवाद बहुत ज़्यादा था। मैं यूनुस भाई की बात को मैं थोड़ा सा अलग हट के बोलता हूँ। आज से 60 साल पहले, मैं 67 का हूँ, तब मैं 7 साल का रहा था, मेरे को एक बच्चे से झगड़ा हो गया वहाँ पे, हमारे घर के पड़ोस में खेल रहे थे हम लोग। वो बोला ये मेरा घर है, हमारे घर की तरफ इशारा करके, ये 60 साल पहले की बात, ये मेरा घर है जी। मैं क्या कैसे बात करता? अब 6-7 साल के बच्चों के आप सोच लीजिए क्या लड़ाई होगी। नहीं ये हमारा घर है, बोला नहीं हमारा घर है, हिस्से में आया है हमारे। अब आप सुनिए इस बात। तो मैंने उसको धक्का दे दिया, मार दिया, कुछ हो गया। हमारे नाना जी जो थे वो कश्मीर के, श्रीनगर के पहले हेडमास्टर थे, तो आप सोच सकते हैं उस समय उनकी क्या इज्जत रही होगी। बड़े बड़े अफसर उनके डंडे के नीचे से निकले थे। तो घर जाके पता चला, मेरे से पूछा गया क्या हो गया, मैंने कहा उसने ऐसे बोला था, उसके पिता को बुलाया गया, उसने आके माफी मांग ली, मामला खत्म। ये 60 साल पहले की बात बता रहा था। तो कश्मीर का कट्टरवाद, और मैं आपके कार्यक्रमों में हमेशा बोला हूँ, मैं कश्मीर का कट्टरवाद और बाकी देश का मुसलमान वो अलग है। कश्मीर में सोच ही अलग है, वो पाकिस्तान भी नहीं चाहते, ये भी बता दूं मैं आपको, वो अलग ही कश्मीर चाहते। बस देखिए दिक्कत असल में वही है, वो आज़ाद कश्मीर का ये जो कंटेंट है ना,
वो अलग चलता है। देखिए और एक बात बता दूं दर साहब कि जैसा अभी आपने कहा ना कि पाकिस्तान में कट्टरता है, पाकिस्तान में ये जो कट्टरता है ना ये पॉलिटिकल सियासतदान करते हैं। आम आदमी हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग आते हैं, भाई हमारे जो रिश्तेदार गए हुए हैं आते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, तू कभी आएगा ना तो तेरे को नहीं लगेगा तू हिंदुस्तान में नहीं। बोले जो कुछ है, बोले वहाँ पब्लिक बाकायदा इस बात का अपोज भी करती है, पर अपोजिशन का क्या होता है? पब्लिक के अपोज की कोई कीमत तो रही नहीं गई। आप ये देखिए हमारे यहाँ भी पब्लिक के अपोज की कीमत क्या रह गई? हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन जो डिसाइड कर देते हैं, जो पॉलिसी मैटर आ गए उसमें सारी चीजें चलती हैं। सुनिए यूनुस भाई, मैं इसमें बताता हूँ फर्क क्या है। अपोज हमारे यहाँ भी बहुत होता है, एक से एक बढ़ के अपोज। इस्लाम में या मुसलमान जहाँ कट्टर हुआ तो तुरंत गोली मार देता है वो। तो 5 को गोली पड़ती है, सुनिए 5 को गोली पड़ती है, 95 पीछे हट जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? वही कश्मीर में हुआ। मैं हमारी खुद की बुआ, उनको जिनको हमारे फूफा जी को मारा गया, बुआ जो है वो और उनका बेटा, वो सिर्फ अस्थि लेके मैंने आपको बताया चले गए जम्मू, फिर दिल्ली आ गए। उसके 3 साल बाद वो हमारे उनके बुआ के घर के सामने जो रहती थी लेडी, उसका आदमी नहीं था, उसका बेटा आया 3 या 4 साल बाद। तो वो उसको देख के अब रो पड़े। बचपन से सबको एक साथ देखा था तो दोनों रो पड़े, सब बुआ गले वले मिले। उसके बाद वो बोली तुम लोगों के रहते हुए हमारा मकान लुट गया, कैसे हो गया? बोले नहीं लुटा नहीं, हमने लुटा था। तो तुम्हारा पूरा सामान उठा के हम अपने घर में ले आते, क्योंकि अगर हम नहीं लाते तो कोई और ले जाता, और तुम्हारा पूरा का पूरा सामान सुरक्षित रखा। तो वो भी लोग थे, लेकिन वो भी लोग थे कि जो हमारे फूफा जी को घर से निकाल के ले गए और गोली मार दी, जबकि वो न पॉलिटिकल थे। मतलब ये कह सकते हैं आपका वो नजीर जो आपने दिया, ये कह सकते हैं कि सारे मुसलमान वहाँ एक ही तरह के नहीं थे, सारे आतंकवादी गोली नहीं का थे। डर था सबको। हाँ ठीक है। हिंदुओं में एक से एक कट्टरवाद है, कहा जाता है ना, सुनिए एक से एक कट्टरवाद है हिंदुओं में, ईसाइयों में, लेकिन तुरंत गोली नहीं मारते। ये अगर मेरे विचारधारा से नहीं मिलते हैं, मैं इनको गोली नहीं मारूंगा। मैं इनको हो सकता है गाली दे दूं, हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए तो जूतों में पैजार हो जाए, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। वहां पे तुरंत गोली मार हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ? जी वही बोलो, लट चल जाएगा, कुछ होगा, लेकिन वहां तुरंत गोली मार। इसलिए यहाँ लाठियाँ आराम से मिलती हैं, वहाँ बंदूकें आराम से मिलती हैं। फर्क तो बस इतना है। मिलती क्या है, उनको दे दी जाती है। हाँ। दे दी जाती है। दे दी जाती है उनको। अब वो जैसा बेटा मैंने कहा, कराटे की जो बात आपने बताई ना, सुनिए जो बात आई, एक और बताओ। कि भाई 12 या 20 बोले उससे मतलब बेटा, नहीं मिला। नहीं ये वो इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि बहुतों ने मारा। इम्पोर्टेंट ये था नेशनल टीवी पे, मैं कह रहा हूँ मेरे को, मैं खून खोल गया था मैं उस समय जब मैंने उसको देखा, मैं कोरबा में था। नेशनल टीवी पे वो बोल रहा है और उसको किसी ने अरेस्ट नहीं किया, उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको किसी ने मारा नहीं। ये चीज जो थी ना, जो आप बोल रहे हैं ना आज उस समय नेशनल टीवी में ये बताया जा रहा था कि बिट्टा कराटे ने 30 को मारा, उसके बाद नंबर भूल गया, वो गिनती भूल गया। इसलिए आज ये कश्मीर फाइल्स बनाना जरूरी था, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। पता सबको था, लेकिन क्या कहानियां चल रही हैं। 700 वीडियोस हैं कि भी वो विवेक अग्निहोत्री को जो आप बता रहे, और जो उसने पैसा इसमें से कमाया है वो सारा का सारा वो प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं या दे चुके हैं, जो कि कश्मीरियों के जो वहां से विस्थापित हुए हैं उनके भले के लिए। तो चलिए वो देंगे तो समय बताएगा कितना दे रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल आदमी हैं, उनको भी वो सारी चीज़ें देख करके, इसके पहले का भी बहुत इतिहास भूगोल सुने हम लोग। यहाँ बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा होता है कि बोले गरीबों के सहायतार्थ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, टैक्स फ्री करवा लिए, मनोरंजन कर उनको फायदा मिल गया, और बाद में पता लगा कि उसका एक अंश दे दिए, बाकी नुकसान बता करके घर लेके बाकी चले गए। टैक्स फ्री से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 500 रुपए टैक्स फ्री से तो सरकार को नुकसान होता है, उनको थोड़ा ना। 500 रुपए भी उनको इसकी जो मिल टिकट रहा है तो मिल होगी, ही रहा है। तो जिनको देखने जाना है वो जाएंगे जी। और जिनको नहीं देखना वो नहीं जाएंगे। नहीं, नुकसान तो सरकार का ही होता है ना, उनको तो जो वो मिलना है वो मिल ही रहा है। एक राजस्व का नुकसान है। राजस्व का नुकसान है, उससे- रिकॉग्निशन है एक जी। कि भैया ये अच्छी पिक्चर इसको, लेकिन उसकी रेलेवेंस है उस पिक्चर की आज भी है। आप उन घरों में जाइए जहां पागल हो गए हैं लोग, क्यों? या गर्मी से मर गए, क्योंकि 28-30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर नहीं देखा था कहीं। हाँ, 45-50 के बीच में रह रहे हैं, 45-50 सांप के पंखे कांटे भी से नहीं है मर गए। ढंग से। लड़कियां नई बहुएं पागल हो गई क्योंकि पति के साथ सो नहीं पा रही थी वो। बहुत मैं छोटी बात थोड़ी बोल रहा जी, जी, हूँ, जी। पति के साथ सो नहीं पा रही थी वो। जवान लड़की है 22-25 साल की, शादी हो गई 3 साल हो गए, वो पति के साथ नहीं सो पाती। जी जी तो ये सब सोचिए आप। और कश्मीर में जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण थे या हिंदू थे, सिखों को भी मारा। देखिए सिख क्या, क्योंकि सिखों को एक ही बार मारा वो चट्टी सिंहपुरा में, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उछलता नहीं।
किसी का भी 8 से 10 कमरे से नीचे का मकान नहीं था वहाँ। हमारे खुद 2 मकान थे 4-4 मंजिल के, ठीक है ना। और सबके घरों में भरा हुआ था सामान, सिर्फ एक थैले में शाम तक के कपड़े लेके निकले हैं, वो सब छोड़। तो वो दुख समझिए आप। बिल्कुल ये बिल्कुल कहना तो सही है, जी। ये दिखाना क्यों उचित है और अनुचित की जो चर्चा हो रही है, तो जैसे इतिहास में हम लोग को इतिहास सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना जी कि हमारे देश का इतिहास जो है आपको मालूम होना चाहिए। ये तो वैसे ही है, ये भी एक इतिहास है जी जिसकी जानकारी भी सर्वजनों को होनी चाहिए। जी उससे सीख लेने की आवश्यकता है कि वहाँ पे ऐसी घटना हो गई तो क्यों हो गई। उसको सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से देखने की अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, क्यों दिखा रहा है, भड़का रहा है। भाई दूसरी चीज ये है कि आज जहाँ सरकार थी, आज़ादी के बाद की घटना है जी जहाँ पे कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, पीडीपी की, जो 18 जनवरी को रिजाइन करती है और 19 जनवरी की 18 जनवरी की रात से ही मस्जिदों से ऐलान होने लगा, जैसे दर साहब ने बताया। 19 जनवरी से सारी घटनाएं हो गई। तो क्या है, ये नियोजित है कि प्रायोजित है? ये सब प्रकार से जानने की जो आवश्यकता है ना, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है जी 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 कि कहीं भी षड्यंत्र हो रहा है तो लोग नजर रखें, कहीं भी कुछ अचानक कैसा ये घटना घट रही है, इसके पीछे कोई कारण वजह तो होगी। जी वैसे ही इस सब से आज जैसे बहुत से प्रकरण चल रहे हैं, अचानक हिजाब प्रकरण आ गया कर्नाटक में। जी आज अपन बचपन से स्कूलों में देखते आ रहे हैं, यूनुस भाई कोरबा में रहे चाहे किसी भी जगह में, अपन को कहीं नहीं देखे कि स्कूल और इस कॉलेज में ड्रेस के अलावा कोई हिजाब और ये पहले। देखिए ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। जहाँ पर मुस्लिम बहुतायत है, हिजाब पर पर्दा मतलब बुर्का पहन करके लड़कियां जाती थी, कहीं कोई ऑब्जेक्शन था नहीं। ये अननेसेसरी का एक तनाव पैदा किया गया, नहीं एक मुद्दा खड़ा किया गया है। नहीं, वहाँ पे उनका ये कहना था कि हमारी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। ये यहाँ से प्रकरण हुआ, वो बोले हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे। यूनिफॉर्म की बात तो बहुत बाद में आई है, जी। तब आई है जब आपने उसको हिजाब पहनने के लिए मना किया। इतने साल तक हिजाब पहनती रही, तब आपको कोई आदेश नहीं था। आज आपको तकलीफ आ रही फिर आपको पता नहीं है, शुरू ही वहीं से हुआ कि हम यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। कि वो लड़की बाकी जगह डांस करने जा रही है, कुछ करने जा रही है, हमेशा हिजाब पहन के नहीं चलती। वो तो YouTube पे बहुत आया। नहीं उसमें देखिए प्रकरण बनाने, देखिए उस प्रकरण को आप सभी ने देखा है, वो प्रायोजित साफ साफ नजर आता है कि लड़की जाके स्कूटी खड़ी कर रही है, तब से फोटोग्राफी चालू। मतलब कोई घटना घटने वाली है, ये किस पहले से कैसे मालूम? जी माने प्रायोजित था ना वो कार्यक्रम, नहीं तो आदमी नहीं प्रायोजित था। देखिए जो कुछ हुआ उस पर फिर किसी संगठन की कोई प्रतिक्रिया आई नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरा कहना यही है, जैसा कि धर साहब ने बात को शुरू ही वहां से किया था कि जो लोग कल हमारे साथ खड़े थे, कम से कम उनको हमारे साथ खड़ा होना था, मगर मौत का डर तो सबको था। यही वजह है। अगर ऐसा हुआ था, मैं कहता हूँ चलिए प्रायोजित थी, चलिए मान लिया मैंने, तो किसी और संगठन को उसका विरोध क्यों नहीं करना था? उसके बाद वो आया कि भाई वो कपड़े जो गुलाबी रंग के गमछे थे वो जमा किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि एक बात मैं आपको बता दूं कि उस पूरे प्रकरण पर किसी भी मुस्लिम संगठन की कोई प्रक्रिया नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि चीजों को जानबूझ करके विभत्स बनाया जा रहा है। आप ये बताइए मनोज भाई, आपका कहना ठीक है, कश्मीर फाइल्स बनाई गई, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है मेरा। हिंदुस्तान में आज तक कितनी पिक्चरें आई और कितनी पिक्चरों के निकलने के बाद बाहर निकलने वाले लोगों से उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई? आज तक आपने पूछा किसी पिक्चर के बारे में? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये सब आपको पता था। अब मैं कहूँ कि अब मैं कहूँ कि आपने जो बाइट लिया वो प्रायोजित थी, फिर तो वो बिल्कुल सही है, बेकार बात है ना? नहीं बिल्कुल सही है। आपने मैं आज भी आपने देख रहे हो तो आपको क्या मैं कल भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, ये मुद्दा आज प्रासंगिक नहीं है। वो दर्द जिन्होंने झेला है, आप उस दर्द को और बढ़ा रहे हैं। बढ़ा नहीं रहे, जानकारी पूरे देश को हो रही है। देखिए जानकारी पूरे देश को है भाई। वो एक फिल्म के जरिए कोई चीज उन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है, हो सकता है उनकी नीयत में खोट न रहा हो, ये सोच करके कि घटना हुई तो उस घटना, हमारे यहाँ तो चलता है चलन, अभी देखेगा इस तरह बहुत सारी पिक्चरें आएंगी। खेल पे आता है तो शुरू हो जाता है तो 50 फिल्में बनती हैं,
देशभक्ति पे आता है तो 50 रुपये बन जाती है, प्रेम पे मतलब एक सैलाब सा आता है तो वो पैसा कमाना है। प्रतिक्रिया सिनेमा हॉल के बाहर प्रतिक्रिया लेना तो बहुत साधारण बात है। नहीं करते थे, लेकिन वो थोड़ा रुचि लेकर के करना, हम भी करते हैं उसको। हमारे यहाँ भी लड़के नई पिक्चर जब आती है तो लड़के बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि चलो ठीक आज खबर कम है लेके आओ, लेते हैं लोग। लेकिन वो पूछने का अंदाज और सामने वाले का बोलने का तरीका अन्य पिक्चरों से इसमें जरा भिन्न है, और नहीं भी होता तो हमारी सोच में जो अंतर है ना, उसके कारण वो अंतर दिखाई देने लगता है। सही बात है, वो दोनों चीजें हैं। बोला ना, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है जी। आज एक कश्मीर की घटना शब्द हुई, वही होते हैं दर साहब, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आप चूंकि कश्मीर से जुड़े हुए हैं, आप लहजे के मालिक हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि आप उर्दू भी जानते हैं, आप इस बात को समझते हैं कि सिर्फ लहजा बदल जाता है तो मायने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो शब्दशः कोई बात कहिए, कहने का अंदाज बदल गया तो वो क्या काम उसका। आपके यहाँ मैं आया, आप खाना खा रहे हैं और आपने कहा खाना खाएगा, तो यकीन जानिए भूख नहीं होगी, और सिर्फ इसलिए कि आपके साथ दस्तरखान को शेयर कर सकूं मैं बैठ जाऊंगा, और यही आपने कहा क्यों आएगा, मैं खा के नहीं आया हूँगा ना तो भी कह दूंगा मेरे को भूख नहीं। वो लहजा, वो बात ठीक है, बिल्कुल। आप किसी ने कहा है ना कि तुमने अल्फाज की तासीर को समझा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकता है। होलोकास्ट जिसको बोलते हैं ना, जो यहूदियों को मारा नाजियों ने, उस पे कुछ 45 में खत्म हो गई थी वर्ल्ड वॉर, तो उससे पहले का है वो, कम से कम 8-10 साल पहले का। तो 45, 55 और 22 कितना हुआ, 77 साल। 77 साल में कुछ नहीं तो 77 मूवीज बनी। ठीक है ना, शुरू में 2-4 साल नहीं बनी क्योंकि भय था और प्लस क्या था कि सब जुगाड़ कर रहे थे वापस लौटने का, क्योंकि बहुत तबाही हुई थी। उसके बाद लगातार मूवीज बनी। मैं कहता हूँ 84 के नरसंहार पे भी बननी चाहिए। वो तो हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सिखों को मारा था, ईसाइयों ने मारा था, सिखों को मारा था, बिल्कुल मारा था। और वो तो बेचारे, तो लोग ये भी कह रहे हैं गोधरा के बाद जो गुजरात में अल्पसंख्यकों को मारा गया तो उसमें भी बनाओ, उसमें बनाइए ना, बनाइए, हाँ बनाइए। अब सिखों की एक विचारों की और ट्रेजेडी थी कि वो तुरंत पहचाने जाते जी, तो और ज्यादा वो मारे गए। तो बननी चाहिए, क्यों दबाएं इस बात को। हाँ, इसके बाद अब ये हो गया है, ये बात तो ऐसा हो, अब इसे नया कैसे बनाए, उसमें नया कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या है, आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि देखिए आज कश्मीर फाइल में स्थितियां क्या करें, आज हम और फाइलें बनाएंगे, स्थितियां और बिगड़ेंगी। मैं तो कहता हूं कि देखिए जो चीज आज प्रासंगिक नहीं है उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। आपने कश्मीर फाइल बना करके देखिए चर्चा का मुद्दा बना दिया। नहीं तो कश्मीर फाइल से कौन सी स्थिति मुद्दा वो नहीं है, देखिए मुद्दा वो नहीं है। कश्मीर हम जिस भाईचारे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, हमको वो देखना होता है। कश्मीर फाइल से स्थिति कहाँ बिगड़ी बताइए आप। मैं तो गर्व करता हूँ उन मुसलमानों पे जिन्होंने खड़े होकर बोला है, कश्मीरी मुसलमान और बाहर के मुसलमान, ये बिल्कुल सही बनाई गई है पिक्चर। हमको पता है, कश्मीरी मुसलमान बोलते हैं हम छोटे थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमको पता है कि ये हुआ। और बाहर के मुसलमान बोलते हैं ये सब हुआ, हमको नहीं पता था, बहुत गलत हुआ, अब आगे बढ़े। लेकिन कश्मीरी फाइल से कहाँ पे गलत स्थिति बनी बताइए ना, एक जगह बताइए। नहीं कहीं नहीं हुई। सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हो रही है कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर सियासत किसी चीज में दिखाई देने लगे तो उसका स्वरूप बदल जाता है, मायने बदल जाता है। बस इसमें सियासत आ गई, नहीं तो कुछ नहीं था। ये पिक्चर थी, उस पिक्चर को वो सच में जो सच था, सच का मतलब आईना दिखाया उन्होंने। इसके पहले भी हुई है बुलंद देवी पिक्चर बनी, बहुत साल पहले बुलंद देवी पिक्चर बनी, कितना हुआ। बाद में अलग बात है कि जो जिन क्षत्रियों को उसने मारा था ठाकुरों को, उसी में से एक व्यक्ति, लेकिन इतना कहाँ विवाद हुआ उसका, इतना विवाद नहीं हुआ क्योंकि उसमें राजनीति नहीं हुई। इसमें राजनीति शुरू हो गई कि नरेंद्र मोदी जी भी तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह जी भी तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सारे तारीफ कर रहे हैं, टैक्स भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हो रहा है, तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेसी या दूसरी पार्टी वाले बुराई कर रहे हैं। ठीक है, वो तो भाई आप तारीफ करोगे तो आप बुराई करने के लिए खड़े हैं ना। वो थोड़े बोला कि मोदी जी वही बोला, सियासत यही है। वो तो फिर वही बात हो जाती है कि वो क्या है भाई कमलेश भाई, भाजपा तारीफ सियासत तो रक्कासा है। क्या है कमलेश भाई, भाजपा ने शुरुआत की से जम्मू कश्मीर की समस्या को दिल से समझा है, उस पर अपनी एक कुर्बानी तो अपन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दी।
वहाँ से शुरुआत है। मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा लेके गए थे, कश्मीर की समस्या को अपने अंदर में समेटे हुए लगातार उस चीज़ को चल रहे थे जी। इसलिए उस समस्या के उजागर होने पर भारतीय जनता पार्टी खुश नहीं होगी, उसकी तारीफ नहीं करेगी, तो इसका मतलब तो आप तारीफ करोगे तो दूसरे लोग विरोध करेंगे ही। वो तो करते आ रहे हैं। भाई आप सही कह रहे हो, हम ये कह रहे हैं सही कह रहे आप हो, सही लेकिन वो दूसरे लोग जो आपके विरोधी हैं उसको सही थोड़े कहेंगे, वो तो उनको तो मौका मिल जाता है फिर। तो इस चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, राजनीति अगर दरअसल शुरू एक हुई- बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर। ये भाजपा के तो का हक है कि उनको उनके मन की पीड़ा को पिक्चराइजेशन पहली बार हुआ है। जी। इतने सालों में से कभी किसी से ये साहस नहीं किया। आज अमिताभ बच्चन की मनोज भाई बहुत सारी पिक्चरें आपको शहीद भगत 786 के बिल्ले को मनोज भाई एक दिखाया बात बताऊं, बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी तमस, जी। शायद आपको याद हो और आपको तो जरूर याद हो। इतनी तल्ख, इतनी तीखी, इतनी आक्रामक, पर हुआ क्या? दोनों पक्षों ने समझ लिया, चीजें आई गई, बात खत्म हो गई। नहीं ऐतिहासिक सच। मनोज जी मीडिया में आप ऐतिहासिक सच, कोई प्रतिक्रिया ऐतिहासिक सच को अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो इतना बड़ा है कि यहाँ पे एडमिशन बाद में लेते हैं, आपको डिग्री पहले मिल जाती है। हाँ सब पोस्ट ग्रेजुएट ही हो जाते हैं उसमें। फिर मनोज भाई आप शहीद आजम के मामले में कई पिक्चरें आई, सीधा उसमें ये बताया गया कि महात्मा गांधी ने कैसे छल किया था, उनको छली ही माना गया था ना उसमें पिक्चर में, कि अगर वो चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और इन लोगों को फांसी नहीं होती, लेकिन फांसी हुई ना, मानते हैं बहुत से लोग वो पिक्चर में। लेकिन उसको लेकर के बवाल नहीं हुआ, और उसको लेकर के आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सड़क पे नहीं उतरे। महात्मा गांधी का, अब ये गांधी का चश्मा लगा के स्वच्छता अभियान मत चलाओ मोदी जी, तब तो कोई नहीं कहा ना। तो ऐतिहासिक सब जहाँ तारीफ करना शुरू करोगे विरोध शुरू हो जाएगा, और यही हो रहा है। अरे गांधी जी का भी तो चश्मा को लिए जी। तो भी वो विरोध किए उस चीज का। नहीं ठीक है, विरोध किए, लेकिन वो ये तो नहीं ऐसा है तो आप लोगों को तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सामने खड़े हो जाना था कि हम नहीं मानते उनको, हम शहीद आजम थे और उनके साथ ज्यादती किया वैज्ञानिक रूप से उनको भारतीय संविधान, क्योंकि उनको विरोध इसलिए आपकी पार्टी नहीं कर सकती कि अमित शाह जो गुजराती है। नहीं राष्ट्रपिता का दर्जा है उन पर। जी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं और हमारे यहाँ शुरू पता नहीं किसने राष्ट्रपिता कह दिया, संविधान में नहीं। संविधान में तो कहीं नहीं राष्ट्रपिता नोट में से लेके हर चीज में उनको सम्मान शुरू से दिया गया है। उस भारत में उसका सम्मान शुरू से रहा है। मनोज भाई सच्चाई वही है कि बामसलहत आमेज होते हैं सियासत में कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। हम जब इंसान होने से बाहर निकल जाते हैं ना, तब सियासत करते हैं। तो आप और हम इंसान है ना, कहाँ समझ पाएंगे? आपसे बातों में कौन जीत सकता है? जी नहीं दरअसल देखिए, आप चीज की गहराई तक पहुंचते हैं, इसलिए बात है। जी। मतलब कुल मिलाकर हम जिस फिल्म पे बात हमारी शुरू हुई और जो यहाँ तक पहुँचे हैं, कुल मिला के वो जिसकी बात आपने कहा ना कि उसने कहा किसी बादशाह ने कि स्वर्ग अगर कहीं है धरती पर तो यही है, वो फिर से स्वर्ग बने, फिर से वहाँ पे कश्मीरियत को जीने वाले जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचे, अमन हो जैसे पहले हुआ करता था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वहाँ के बुजुर्गान बताते हैं, उस तरह का माहौल वहाँ, ऐसे माहौल बनाने से नहीं बनने वाला। मैं कहता हूँ बनेगा ऐसा। यादव जी, भगवान का शुक्र है 2 महीने पहले जो आदमी श्रीनगर वहाँ से होकर गया है ना, उसने कहा बोले यूनुस भाई मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 सालों में हम वाकई दम से कह सकेंगे कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वापस आ रहा माहौल आ रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं मेरे 170 और 35 एक मतलब इसके लिए फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कि 370 हटा करके उन्होंने ठीक किया। देखिए एक बात और बता दूं, यूनुस भाई 370 का जो है वो बात आप जो बोल रहे हैं ना जी, 370 हटने से अगर हम आलोचना उनकी करते हैं तो हमको तारीफ भी करनी चाहिए। एक तसल्ली सबको मिली है, जी। लेकिन अभी भी बाहर के लोग जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, बता दूं। थोड़ा भय है, नहीं जा रहे। जा रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं पहले से। लेकिन ये है कि माहौल बदल रहा है। अब लोग चाहते हैं भैया रोजगार आ जाए, अभी जैसे धंधा आ जाए, टूरिस्ट आ जाए और हम बस आगे बढ़े। अहमद जी देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा ना, अगर आज की तारीख में मेरा धंधा नहीं है तो मेरा सगा रिश्तेदार मेरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, रोटी मुझको, नहीं होगी। मेरे रिश्तेदार को अगर ये डर हो जाए कि वो मुझसे बात करेगा, मैं उसका फोन करूंगा, मैं उससे 2 रुपए मांग लूंगा, वो मेरा फोन नहीं उठाएगा। हर पूरे अपन लोग छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं, जमाने बचपन से सब लोग अपन लोग देखिए, याद कीजिए जब रोजगार के अवसर कम थे, चांपा, बिलासपुर, कोरबा, इधर पे औद्योगिक क्षेत्रों पे नहीं आए, पलायन खूब होता था। पलायन होता था। उसके अलावा ग्रुपबाजी, गुंडागर्दी भी होती थी। हाँ, खाली दिमाग शैतान का। ये बस बातों वही है के ना। लड़के हैं, ये एनटीपीसी के लड़के हैं, ये कुसमुंडा के गुंडे हैं, ये पंप हाउस के आओ, कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी। पुरानी बस्ती के लोग भाई, हावी हो गए हैं, आज यहाँ के लोग उसका अब पिछले वर्णन करते देखिए, हैं। बिलासपुर में जाओ तो सरकंडा वाले और तिफरा वाले और तारबहार वाले, और रायपुर में जाओ तो ये 52 पारा वाले, ये गोंड पारा वाले, ऐसा पूरे सब जगह हाल था। जी। रोजगार के अवसर जिस तरह से बढ़े हैं, व्यस्त हो गए विकास लोग। हुआ है, फुर्सत नहीं है ना, वहाँ विकास पे करने का कश्मीर टाइम में नहीं। जो है वहाँ पे पीडीपी और ये जो कांग्रेस सरकारें रही इस धारा 370 हटने के पहले तक के, ये लोगों ने जो आतंकवाद को पोसा, जिसके कारण से वो सिर्फ अपना घर भरे, जी। उनके बच्चे आज बताता है ना विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई चिंता नहीं है, वीआईपी है। नहीं तो बहन जी के साथ तो आप लोग भी 2.5-3 साल तक कुछ किए हैं। कोशिश किए हाँ। कि भाई उन्हीं के बीच से ही तो सुधार ला। और सबसे बड़ी वो खाला थी उनकी आतंकवादियों की, तो इसीलिए तो फिर समझ में आया कि हम इनको नहीं सुधार तो सकते। समझते समझते 3 साल लगा दिए। बात देखिए वही है। सुधारने का तो प्रयास वही किया। बोला ना, ये सियासत है, वो सियासत है जी। वो एक- देखिए, वो वो क्या सियासत है। वो एक सियासत में हो क्या रहा है, जो अच्छा किया ना मैंने किया, जी। और जो खराब मेरी जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ हम अच्छा या बुरा, सबसे पहले हम इस देश के हिंदुस्तानी हैं, हम इस बात को स्वीकार लेना तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। जी। आप हम नरेंद्र मोदी अलग जी के तरीके से प्रधानमंत्री बार बनने के बार बाद अलग तरीके लगातार से सब देखिए नजरिए का अलग अलग स्पष्टीकरण पूरे करते हैं। विदेश को घूमने के साथ साथ पाकिस्तान भी गए थे, नवाज शरीफ से मिले, और उसी को अगर कैसे संबंध इंडिया निकाल पुराने- के आए हो। भाई हमारा पुराना छोटा भाई है, जी। अगर संबंध सुधर सकते हैं तो मुलाकात करने में क्या हर्ज है। जी। देखिए वहाँ नहीं हो सकता जब तक कट्टरवाद रहेगा। आप कट्टरवाद बांग्लादेश में नहीं है। देखिए ना, भाई बांग्लादेश से एक करके चाहे वो से कांग्रेस आपकी की बात सरकार हो सही है। चाहे बीजेपी की हो, आपकी बात एक सही है, करके लेकिन समझौते होते जा रहे हैं। आप एक-एक चीज़ चिंतन एक-एक करें प्रॉब्लम तो solve होती निश्चित है। रूप से जो है अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर, जैसा आज यूक्रेन और रूस का हो रहा है ना, उसका कारण क्या है? जी। यूक्रेन भी रूस का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जी। सोवियत संघ का जिसको हिस्सा था। जी। अमेरिका ने अपने नाटो में मिलाने और उसको खिलाफ रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए उनके बीच का युद्ध है। जी। पाकिस्तान भी अगर ये समझ ले कि हम लोग भाई भाई अलग हुए हैं और हम लोगों को मिल के चलना है, और जो शुरुआत में तो जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो भारत पाकिस्तान की क्यों नहीं टूट सकती है? तो उदाहरण के तौर पे आगे देखिए ना कि जी। रूस और यूक्रेन के बीच में आज की तारीख में मध्यस्थता के लिए तुर्की आया है ना, जी। वरना तो बहुत, तुर्की कितना बड़ा देश है, छोटा सा। आज वो जितनी ईमानदारी के साथ मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, बड़े लोग बैठे थे वो तो आदेश दे सकते थे, और किसी ने कहा है, यादव जी मैं उस शायर का नाम बोल रहा हूँ, कि हर बार मिले हैं हम किसी न किसी के साथ, इस बार एक बात करते हैं, आमने सामने मिल लेते हैं। जी। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, मार तो ये देते हैं, दलाल जो है वो तो बस गड़बड़ी करेगा। सारी समस्याएं सारी वहाँ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया जी। वहाँ पे कश्मीर में सरकार बनाकर या नवाज शरीफ से मिलकर, जी। कि अगर दिल मिल सकते हैं तो हाथ मिलाने की वो कोशिश जरूरी तो था करो। कि भारतीय जनता पार्टी को घुसना था कश्मीर में, वो बहुत जरूरी था। इसके मुफ्ती उनके बाद मुफ्ती समझ के में साथ। आया जी। कि हमारे साथ अलायंस के समझ अनुसार तो- हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझ तो पहले से ही थी। नहीं, जी। कोशिश की लेकिन कि साथ दूसरा में मिला था, कि हम दूसरा एक था। साथ चल सकें जी। तो उनके रास्ते को सुधर जाए। नहीं वही वो राजनीति की अपनी एक चाल होती है। लो बताया ना, वो मुंशी प्रेमचंद ने किसी उपन्यास में अपने कहीं लिखा है कि सियासत तो रक्कासा है कि जो हर रोज अधर बदलती है। तो वो सियासत था तो वो ऐसे ही बोला जाता है, सियासत मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो वहाँ पे उनको घुसना था तो मौसी के साथ उनको उनकी जो खाला है ये जो सब आतंकवादियों जायज के है, साथ चले गए। देखिए, धीरे सब धीरे जायज नहीं होनी आप चाहिए। सियासत पे चर्चा ये जो करें ना। डायलॉग जो बनाया वो है अलग ना, चीज है, वो अलग वो चीज सब है। जायज है जो शब्द बनाया है, जी। उसी के कारण से आज बहुत सी विकृतियां आ रही हैं। जी। सब जायज है, माने कुछ भी कर डालो, हाँ, गोली वो तो ही- चलाओ, मार डालो, कूद डालो,
ये पहले सब भी जाए जो शब्द है वही गलत है। आप इतिहास की बात करें तो इतिहास में बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे आपको ऐसे कि सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया, अपने अपने को मार डाला है, पता नहीं कितना कितना नरसंहार हुआ है। ये तो हुआ ही है, आधुनिक दुनिया में हुआ है, पूर्व में हुआ है, इसी आगे भी होता है। महाभारत से भाई क्या उदाहरण कुछ चीजों को नाजायज अगर मान लेगा जी तो नहीं करेगा। जी मैं सवेरे फजर की नमाज के बाद पढ़ रहा था, कोई शेर मुझे को अचानक पूरा याद नहीं है, उसमें उसने दिया था कि वो शख्स ही मुझसे बगावत कर गया, वो शख्स ही मेरे लश्कर से बगावत कर गया, लौट कर सल्तनत जिसके हाथ में देनी थी। जी तो यह हालत है। जी जी जी, उसको सब्र नहीं था। उसको सब्र ही नहीं था। जी जी बेटे ने बाप को मार दिया, क्यों? सब्र ही नहीं था। अरे तू तो बेटा था उसका। जी 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 और ये किसको देखिए ना, मिलेगा? पूरा इतिहास जी। रंजित क्यों हो गया? इसलिए हो गया। रक्त रंजित इतिहास ही है। जी जी जी, इतिहास से सबक लेने की जरूरत है, लेकिन इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं है। बस सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी बात लेना यह है आवश्यक कि सबक लेना जरूरी है कि भाई जो गलती होगी जानकारी अब गलती इसलिए हम ना है करें। तो उसमें जो गलतियां हुई जी। वो दोहराई ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए आवश्यक है कि उसको इस तरह का वातावरण न बनाया जाए कि सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। इस तरह की स्थितियां अगर बनेगी तो इस राष्ट्र के लिए उचित नहीं होगा। किसी भी किसी के लिए राष्ट्र उचित के- नहीं। किसी भी आज जो पाकिस्तान अगर अपने आप को चिंतन कर ले, वहाँ के सियासतदान कि भारत से हमारी इतनी असहिष्णुता क्यों, कि हम आतंकवादी भेजे, इतने लोग मार रहे हैं, इतने मुसलमान भी तो मर रहे हैं वहाँ। किस मतलब वहाँ पे गोली चलाने पर मुसलमान नहीं मरे? तो धर्म की बात जो करके बाकी लोगों को गुमराह कर रहे हैं दूसरे प्रदेश के देश के दूसरे हिस्से में, वो वहाँ समझ में आ जाए तो काम ही खत्म। जी 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 ये सिर्फ मोहरे खुद हैं। जी आपको उस समय का याद होगा, युद्ध विश्व युद्ध, अपना जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जी अमेरिका उनके साथ खड़ा था, सिर्फ रूस ने हमको साथ दिया था। जी तो अमेरिका की तासीर यही देख ली, जैसे यूक्रेन को छोड़ दिया है आज, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ क्या उसको उसका पुनर्निर्माण में फिर पैसा कमाएगा वो। हाँ? अब वैसे ही पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ पाया आज तक के जी कि मोहरा बन रहा था अपने, आज चीन उसको मोहरा बना रहा है। जी पहले ये अमेरिका बना रहा था, फिर POK उससे को पहले क्षेत्र में उससे अपना पहले जो, इंग्लैंड ने बनाया था, फिर अमेरिका ने बनाया, अब चीन बना रहा है। और ये वो तो उनकी- पाकिस्तान उनकी- की कमजोर राजनीति का नतीजा है। और मनोज भाई जिस प्रकार देखिए, से- एक बात बिल्कुल साफ है कि जिसकी खुद की कोई सोच नहीं होती ना, वो हमेशा दूसरों की सोच से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बात हो सही गई। बात, उनके साथ यही हो रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हाँ। हमारा देश चाहे कितनी भी विसंगतियां हों, कितने भी कलर हों, पर सबका एक रंग बहुत साफ है कि हम एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो इमरान खान ने जो इनकी तारीफ की थी तो उसमें मैं सुन रहा था कांग्रेस के कुछ सांसदों का, जिन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति इस तरह की रही है, जवाहरलाल नेहरू जो शुरू हुई आज तक चल रही है, तो उन्होंने कहीं बुराई नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की नीति है विदेश नीति सही है, बात। वो कांग्रेस की, भाजपा की या जनता दल की नीति नहीं है, वो हमारे देश की नीति देश की है। नीति। तो देश की नीति तो जो 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 हुक्मरान रहेगा उसी को मानेगा। तो हमारे देश की नीति का अगर हमारा विद्रोह, हमसे जो द्रोह रखता हो, दुश्मनी रखता हो, वो भी तारीफ कर रहा हो, और हमारे यहाँ के लोग कह रहे हो कि नहीं हम एक हैं इस मामले में, तो ये संदेश तो बहुत बड़ा जाता है दुनिया में। और आज इसीलिए ये कहा जाता है ना कि भारत सिरमौर बनने की स्थिति में है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कारण है। ठीक है, रहनुमा होता है तो उसका नाम जरूर होता है, लेकिन देश चाहता है ऐसा, जैसा आप मानस बनाओ वैसा मानस बनता जाता है। नाम आएगा। तो मानस आज की तारीख में बनाने की यही जरूरत है कि हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत कर रहा है, गलत कह रहा है, उसका जितना बन सके विरोध करें, जितना बन सके हमसे। हम ये नहीं कहते कि कोई आपके सामने AK-47 लेके खड़ा है, हम अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं ना, कई बार हमारे ऊपर भी आरोप लगता है, हमारी बिरादरी पर, कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कोयले का, लोहे का, तमाम तर बातें कही जाती हैं, जुआ सट्टा, ये सारी चीजें। तो उनको कहते हैं कि भाई विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कहाँ कर रहे हो, चल तो रहा है, तो क्या करें। अब हम लेके AK-47 तो नहीं निकलेंगे, जितना हमारे हाथ में हम करें। ये जरूरी है कि खामोश ना बैठे रहें। जब हम आज के 30 साल 35 साल पहले यासीन मलिक को आपकी अदालत कार्यक्रम में रजत शर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में ये कहते हुए सुने थे, तो आज भी मुझे याद है, आज तो मैं 60 का हूँ, 30 साल पहले 30 का ही था। तो जब उसको ये कहते सुनो, उन्होंने कहा कि भाई आप
आतंकवाद को कोस रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं आतंकवादी नहीं हूँ। तो बोले कैसे आप दलील दे रहे हैं, क्या है आप अपनी दलील में और क्या कहोगे, हम तो आतंकवादी मानते हैं आपको, उनके आका हो। तो बोले नहीं, अगर शहीद भगत सिंह, ऐसे कई नाम लिया उन्होंने फ्रीडम फाइटरों का, कि अगर ये आतंकवादी नहीं थे तो मैं क्यों हूँ। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, हम भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उस समय अगर मेरा बस चलता, मेरे सामने यासीन मलिक होता, उसको जूते से मार मार के मार डालता। ये क्रोध था, ये भाव हमारे आपके सबके मन में है। बस ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसलिए आप कह नहीं पाते, हमको मिल जाता है, हम कह लेते हैं। ये भाव और जीवित रहे और जागृत हो और पुष्पित पल्लवित हो, इसकी जरूरत आज की तारीख में हमारे इस राष्ट्र को है। देखिए पिक्चर, लेकिन उस पिक्चर को देख के आने के बाद आप कहिए कि कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ बहुत अत्याचार लोगों ने किया है, लेकिन वो बीत गया। अब हम कोशिश करें कि हमारे बीच का भाईचारा पुनर्जीवित हो, पुनर्स्थापित हो, और कश्मीर ही नहीं पूरा देश कश्मीर बने। खुशहाली के मामले में, उसके मामले में नहीं कह रहा हूँ कि आतंकवादी आ जाए, पूरा देश खुशहाल हो जाए, इस तरफ हम सबको कदम बढ़ाने की जरूरत है। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समय का, बहुत शुक्रिया।